तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे सुहो हमारा मेन कैरेक्टर नोबेल द नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन में टेलीपोर्ट हो गया है। स्वागत है आपका अनिलोक में। अभी हम कवर कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट ई स्टेट डेवलपर, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि वो एकदम फ्री है। तो बिना लेट किए हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। लॉयड ऑन्डोल बनाने के कुछ दिन बाद सभी विलेजर्स को ऑन्डोल के पास बुलाता है और उन्हें एक एक बार ट्राई करने का मौका देता है। जो भी विलेजर ऑन्डोल ट्राई करता है उसे एकदम मैजिकल फील होता है क्योंकि उसने इससे पहले ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया होता है। और इसी का फायदा उठाकर लॉयड सभी से एक एक कर पूछता है, क्या तुम्हारे लिए मैं ऑन्डोल बनाऊं? तुम्हारे घर के हिसाब से ये वाला डिजाइन सबसे बेस्ट रहेगा, और अगर तुम अभी इसको ऑर्डर करते हो तो मैं तुम्हें 10% का डिस्काउंट भी दूंगा। तभी एक नोटिफिकेशन पॉप होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि विलेजर्स अभी भी तुम पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। लॉयड नोटिफिकेशन देकर विलेजर से कहता है, तुम मेरे पर भरोसा नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए ऑन्डोल बना रहा हूँ, उसके बाद भी तुम ऐसा कर रहे हो। तभी पीछे से एक आवाज आती है जो किसी और की नहीं लॉयड के फादर की होती है, और वो लॉयड से कहता है कि चलो हम घर चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और सिस्टम के कारण हम देख सकते हैं लॉयड के और लॉयड के फादर की रिलेशनशिप कुछ खास नहीं है क्योंकि उनकी रेटिंग -20 है। घर के अंदर लॉयड और लॉयड के फादर दोनों खाना खा रहे होते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद लॉयड के फादर कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे डिटेल में जानना है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम विलेजर्स को और परेशान करो। लॉयड रिप्लाई करते हुए कहता है, मैं तो बस ऑन्डोल बना रहा हूँ जो कि मुझे पब की ऑनर ने बनाने को बोला है। तभी लॉयड के फादर पूछते हैं, क्या बाकी के विलेजर्स तुम्हारा ऑन्डोल ट्राई करने के बाद और ऑन्डोल बनाने के लिए बोल रहे हैं? लॉयड रिप्लाई में कहता है, हाँ, पर आपको लगता है सब कुछ पता है। तब लॉयड के फादर रिप्लाई में कहते हैं, आखिरकार वो मेरे विलेजर्स हैं और मेरे को उनकी देखभाल तो करनी होगी ना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम विलेजर्स को और परेशान नहीं करो और ना ही उनके साथ कोई प्रैंक करो। लॉयड रिप्लाई में कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ और अगर आपकी बातें हो गई हो तो मैं वापस जाऊँ। और इतना कहकर लॉयड उठकर जाने लगता है। तभी लॉयड के फादर कहते हैं, क्या ये तुम हमारी फैमिली की सिचुएशन देखकर कर रहे हो? और अगर ऐसा है तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये लाइन सुनकर सुहो को अपने रियल फादर की याद आती है जिसमें उन्होंने भी यही बोला है कि सुहो तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मेरी चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी सुहो लॉयड के फादर से कहता है, आप हार मत मानना क्योंकि मैं तो नहीं मानने वाला हार। सुहो इतना कहकर बाहर आ जाता है और बाहर चलते चलते वो सोच रहा होता है कि मेरे पास अभी 32 ऑर्डर हैं स्टाइल ए के और 57 ऑर्डर हैं स्टाइल बी के, जिसमें से मुझे आधे कंस्ट्रक्शन के पैसे मिल चुके हैं और अभी आधे बचे हैं। तभी दो लोगों की एंट्री होती है जो एकदम एटीट्यूड में चल रहे होते हैं क्योंकि वो दूसरों को पैसे उधार में देते हैं, और वही दोनों लॉयड के बगल से ऐसे निकलते हैं जैसे लॉयड वहाँ हो ही ना। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लॉयड का फादर उन्हीं दोनों के साथ ऑफिस में बैठा हुआ होता है, जिसमें से एक बंदा कहता है, तुम्हें अभी और कितने दिन चाहिए बैरन, क्योंकि तुमने जो डेट फिक्स की थी वो तो ऑलरेडी 5 दिन पहले निकल चुकी है, हम और ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं कर सकते, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लॉयड को जो अपने रूम में बैठकर ये सोच रहा होता है, जेवियर की और मेरी अप्रूवल रेटिंग बढ़ी है और उससे मेरे को आरपी मिली है, पर मैं ये आरपी का यूज कैसे करूं? तभी नोटिफिकेशन पॉप होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम आरपी इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि तुम्हें एबिलिटीज मिल जाएं। सिस्टम लॉयड को 2 एबिलिटीज देता है जिसमें से पहली एबिलिटी होती है बेसिक सर्वे की जिसके लिए 15 आरपी चाहिए होती है, और दूसरी एबिलिटी होती है बेसिक डिजाइन की जिसके लिए 20 आरपी चाहिए होती है। लॉयड कहता है, मुझे नहीं पता इन दोनों में से कौन सी ज्यादा अच्छी है, तो वह दोनों ही ले लेता है। लॉयड पहले स्किल का नाम लेता है बेसिक सर्वे और उसकी आंखों से ग्रीन लाइट निकलने लगती है। इसे यूज कर वह पूरा एरिया स्कैन कर लेता है कि उसे कौन सी चीज कहाँ बिल्ड करनी है, सॉइल कितनी अच्छी है और कहाँ पर एरिया सबसे बेस्ट है। और दूसरी स्किल जिसका नाम होता है बेसिक डिजाइन का, उसका यूज कर वह बिना किसी पेन और पेपर के और बिना ज्यादा एफर्ट के बहुत सारे डिजाइन बना सकता है। वह ये एबिलिटीज देखकर सोचता है कि काश मैं कुछ मशीन बनाता और वह यहाँ समन हो जाती। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हें अगर कुछ समन करना है तो तुम समन कर सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें 50 आरपी खर्च करनी पड़ेगी, और अभी लॉयड के पास सिर्फ 1 आरपी होती है। लॉयड सोचता है, अगर मेरे को आरपी चाहिए तो मुझे की कैरेक्टर्स के साथ अपना रिलेशन अच्छा करना पड़ेगा, और इसके लिए मेरे पास अभी एक आइडिया है। लॉयड तुरंत अपने फादर के ऑफिस की ओर निकल जाता है और गेट के पास खड़े होकर वह बातें सुनने लगता है और परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जो मोटा आदमी होता है वो लॉयड के फादर से कहता है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हारे घर में जो भी लड़कियां काम करती हैं उन्हें बेच दो, जिससे तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा और तुम हमारे पैसे लौटा दोगे। तभी पीछे से लॉयड आता है और कहता है, मुझे अपना वारंट दिखाओ। ये सुनकर वो दोनों आदमी शॉक हो जाते हैं। तभी लॉयड उन दोनों को एक रूल बताता है जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी बिना वारंट के नॉबेल्स के घर में जाता है तो उनको सजा मिलती है। तभी वो दोनों गुस्से में अगर कहते हैं, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो और ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो तुमने अभी बोला।
तभी लॉयड जेवियर को बुलाता है और कहता है इन दोनों के हाथ काट दो। तभी वो दोनों कहते हैं अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने का ट्राई किया हमारे साथ तो हम तुमको जज के पास ले जाएंगे जिससे तुम्हें सजा मिलेगी। तब लॉयड कहता है अच्छा ऐसा है तो चलो चलें जज के पास और देखते हैं मेरा रूल एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर करता है तो तुमको बहुत बुरी सजा मिलेगी। इससे पहले वो दोनों कुछ और बोलते जेवियर अपनी स्वॉर्ड निकालकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जेवियर को अपनी ओर आता देख वो दोनों भगते हुए कहते हैं तुम दोनों याद रखना तुमने हमारे साथ क्या किया है, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तभी लॉयड का फादर अपनी चेयर से उठता और कहता है जेवियर और लॉयड ये तुम दोनों ने क्या किया, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उनको रोक कर रख सकें। लॉयड आगे आता है, पैसों से भरा थैला अपने फादर के सामने रखता है और कहता है मेरा प्लान था कि जब मैं अपने पूरे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लूंगा और सारा पैसा कलेक्ट कर लूंगा तब एक साथ दूंगा, पर शायद अभी इतना पैसा काफी होगा कि उनको शांत रखा जा सके। लॉयड के फादर शॉक होकर पूछते हैं क्या तुमने ये सारा पैसा हमारे गाँव वालों से जबरदस्ती लिया है। तभी जेवियर कहता है सर आप चिंता मत करिए, जिन जिन से लॉयड ने पैसे लिए हैं मैं मेक श्योर करूंगा कि उन सभी का ऑर्डर कंप्लीट हो जाए। इतना कहकर जेवियर और लॉयड ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। तभी जेवियर लॉयड से कहता है मुझे लगा था तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, पर तुम्हें ऐसा कुछ रूल पता है, मुझे इसका आइडिया भी नहीं था। लॉयड चिढ़ते हुए कहता है मैंने ये रूल कहीं से उठाया है। चलते चलते सुहो नॉवेल का यही वाला पार्ट सोच रहा होता है जिसमें लॉयड के फादर एंड लॉयड की मदर दोनों ने सुसाइड कर ली है और जेवियर वहीं उनके ग्रेव में खड़ा है। अभी पीछे से वही दोनों आदमी आते हैं जो दूसरों को पैसा उधार देते हैं। वो कहते हैं हमें इनकी बॉडी निकालनी पड़ेगी ताकि हम अपना पैसा वसूल कर सके। तभी जेवियर वही रूल बताता है जो अभी लॉयड ने बोला था और उसी रूल का यूज करके जेवियर उन दोनों की गर्दन काट देता है। तभी प्रेजेंट में सुहो सोचता है अगर तुम्हें स्टोरी पहले से पता हो तुम्हारे पास बहुत सारे एडवांटेज आ जाते हैं। तभी एक नोटिफिकेशन पॉप होता है जिसमें हम देखते हैं कि लॉयड के फादर के साथ रेटिंग 6 पॉइंट से बढ़ी है जिसके कारण उसे 60 आरपी पॉइंट मिले हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लॉयड को जो रात में ग्राउंड में खड़ा होता है और देख रहा होता है कोई आसपास है तो नहीं। जब लॉयड सेटिस्फाई हो जाता है कि आसपास कोई नहीं है वो सिस्टम से कहता है कि मुझे समन करना है और तभी एक मैजिकल सर्कल ओपन होता है गियर्स के साथ। पर लॉयड उस सर्कल को देखकर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि वो सर्कल बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और थोड़ी ही देर में उस सर्कल के अंदर से एक छोटा सा मैजिकल बीस्ट निकलता है जिसे देखकर लॉयड को लगता है कि शायद समनिंग फेल हो गई है और वो वहां से जाने लगता है। तभी वो मैजिकल बीस्ट अपने मुंह से कुछ बाहर निकालता है। लॉयड उसे उठाकर पढ़ते हुए कहता है अच्छा तो ये तुम्हारी यूजर मैनुअल है और तुम्हारा नाम पॉपडोंग है। उसी यूजर मैनुअल से लॉयड को कुछ सनफ्लावर सीड मिलते हैं जो कि पॉपडोंग के लिए होते हैं और अगर उसने पॉपडोंग को ये खिलाया तो उसका साइज चेंज हो जाएगा। लॉयड ट्राई करता है उसे सीड खिलाकर बड़ा करने का और जैसे ही वो सीड खिलाता है पॉपडोंग 30 फीट लंबा हो जाता है। तभी एक नोटिफिकेशन पॉप होता है जिसमें हम पॉपडोंग की एबिलिटी देखते हैं जो कि डिगिंग के लिए है। पॉपडोंग की दूसरी एबिलिटी ये है कि वह ग्राउंड को फ्लैट कर देता है। लॉयड पॉपडोंग को दूसरा सीड खिलाता है और उसे नॉर्मल कर देता है। वो वापस अपने मेंशन में आता है और सोचता है कि अगर किसी ने पॉपडोंग को ऐसे अचानक देख लिया इतने बड़े साइज में तो वह मेरे ऊपर शक करेंगे। यह सोचकर लॉयड डिसाइड करता है कि अब से वह अपने साथ एक समनिंग बुक लेकर घूमेगा। अगर कोई उस पर शक करेगा तो वह कह देगा कि वो समनिंग मास्टर है और वह बुक से ही समन करता है। तो दोस्तों आज की स्टोरी बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले वीडियोस मिस ना हो। और अगर आपने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।